हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं, मस्त हैं। खुश रहें, मस्त रहें। हम साइकोलॉजी पढ़ रहे थे और साइकोलॉजी में हम क्या है, कल अधिगम जो टॉपिक है वो कंप्लीट किया था। आज हम उससे आगे की ओर बढ़ते हैं। अभिप्रेरणा है उसका अगला टॉपिक। कौन सा आता है? अभिप्रेरणा है, जिसे इंग्लिश में मोटिवेशन कहा जाता है। इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम बात करते हैं कि अभिप्रेरणा होती क्या है, मोटिवेशन होता क्या है। तो अभिप्रेरणा शब्द की उत्पत्ति इंग्लिश भाषा के मोटिवेशन से हुई है, जिसका अगर हम बात करते हैं तो जिसका उत्पत्ति स्थल कौन सा है? लैटिन भाषा के मोटम से लिया गया। मोटिवेशन शब्द या प्रेरणा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोटम से हुई है, जिसका अर्थ होता है मूव करना या मोशन होता है। कोई व्यक्ति है वो गति करता है यानी आगे की ओर बढ़ता है, तो इसे क्या कहा जाता है? मोटिवेशन कहा जाता है। तो मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति हमारी लैटिन भाषा के मोटम से हुई है, जिसका अर्थ होता है गति करना है। कोई व्यक्ति है वो निठल्ला बैठा है, किसी प्रकार से वह उसे कॉन्फिडेंस आया, मोटिवेट हुआ और उसने कार्य करना स्टार्ट किया या गति करना स्टार्ट किया, तो इसे क्या कहा जाता है? मोटिवेशन कहा जाता है। तो मोटिवेशन एक प्रेरक के रूप में कार्य करता है। मोटिवेशन क्या करता है? एक प्रेरक के रूप में कार्य करता है। जिस प्रकार एक प्रेरक बल होता है वो व्यक्ति को आगे की ओर अग्रसर करता है, उसी प्रकार जो मोटिवेशन है ये व्यक्ति को निठल्ला नहीं बैठने देता है, आगे की ओर गति करता है। किसी भी प्रकार का सीखने का जो प्रोग्राम है उसमें गति प्रदान करता है। तो मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति, प्रेरणा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोटम से हुई है, जिसका अर्थ होता है टू मूव या मोशन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद विभिन्न मनोवैज्ञानिक हुए थे। इन मनोवैज्ञानिकों के द्वारा अपने अभिप्रेरणा की परिभाषाएं दी गई। प्रेरणा जो शब्द है इसकी विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग परिभाषाएं दी गई। पहले आते हैं क्रेचफील्ड के अनुसार अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है। प्रश्न इतना सा पूछा जाता है कि हमारे क्यों का उत्तर देती है, ये किस मनोवैज्ञानिक ने बताया था? तो अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है, किसने कहा था? क्रेचफील्ड। यानी किसी प्रकार का क्यों है, जैसे आपने पढ़ाई क्यों नहीं की, आपने खाना क्यों नहीं खाया, आप घूमने क्यों नहीं गए, आपने उनसे बात क्यों नहीं की, आपने उनको क्यों छोड़ा, आप उनके साथ संपर्क में क्यों नहीं। किसी भी प्रकार के लेकर क्यों आता है, तो इसके उत्तर कौन से देता है? अभिप्रेरणा देती है। तो क्रेचफील्ड कहते हैं अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है। इसके बाद दूसरे आते हैं स्किनर कहते हैं अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। दूसरे कौन से आते हैं? स्किनर आते हैं, मनोवैज्ञानिक है अपने। इनके द्वारा जो अभिप्रेरणा की परिभाषा दी गई है उसमें बताया गया है कि यह अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। तीसरा आता है वुड के अनुसार है। तीसरे मनोवैज्ञानिक कौन से आते हैं? वुड के अनुसार है। तो वुड अभिप्रेरणा के बारे में परिभाषा देते हैं, बताते हैं कि जो अभिप्रेरणा है, वुड कहते हैं कि अभिप्रेरणा जो है वो किसी कार्य को आरंभ करने, उसे जारी रखने तथा नियंत्रित करने की प्रवृत्ति होती है। किसी कार्य को आरंभ करने, उसे नियंत्रित करने और नियमित रूप से संचालित करने की प्रक्रिया जो होती है वो कौन सी होती है? अभिप्रेरणा होती है। जैसे हमने कोई कार्य स्टार्ट किया, निठल्ले बैठे थे, इसे किसी प्रकार से मोटिवेट हुए, आंतरिक बाह्य रूप से हमारे में कॉन्फिडेंस आया और हमने सोचा कि हम ये कार्य कर सकते हैं, और हमने वह कार्य करना स्टार्ट किया और उसे थोड़े समय बाद क्या फिर निठल्ले हुए कि मन नहीं किया कि ठीक है स्टार्ट तो किया था लेकिन मन नहीं कर रहा। फिर हम निठल्ले हुए, फिर अभिप्रेरित हुए, फिर कार्य स्टार्ट किया, फिर निठल्ले बैठ गए, फिर स्टार्ट किया। इस प्रकार लगातार क्या है, व्यक्ति अपने आप अभिप्रेरित होता जाता है और आगे की ओर बढ़ता जाता है। यानी कोई भी जो कार्य है उसको क्या सुचारू रूप से करना चाह रहा है और सुचारू रूप से क्या करता जाता है और आगे की ओर बढ़ता जाता है। तो ये परिभाषा किसने दी थी? हमारे मनोवैज्ञानिक है। कौन से हैं? वुड के अनुसार है। तो वुड के अनुसार अगर बात करते हैं किसी क्रिया को आरंभ करने, उसे नियंत्रित करने और सुचारू रूप से जारी रखने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही क्या कहा जाता है? अभिप्रेरणा कहा जाता है। तो पहला कौन सा आता है? पहले मनोवैज्ञानिक कौन से आते हैं? पहले मनोवैज्ञानिक की बात करते हैं क्रेचफील्ड के अनुसार है। क्रेचफील्ड के अनुसार क्यों का उत्तर देती है? स्किनर कहते हैं कि सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है, अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। तीसरी अगर हम बात करते हैं कौन से आते हैं? अपने मनोवैज्ञानिक है, उनके द्वारा अगर हम बात करते हैं नियंत्रित करने, कार्य करने और उसे कहे सुचारू रूप से जारी रखने के लिए कहे अभिप्रेरणा परिभाषित की जाती है। वो कौन से मनोवैज्ञानिक है? वुड है। कौन से है? वुड के अनुसार है। एक आते हैं मनोवैज्ञानिक है, अगर लगातार श्रेणी की बात करते हैं तो एक हमारे कौन से आते हैं? मुख्य मनोवैज्ञानिक है एवरिल है। एवरिल एक मनोवैज्ञानिक है। ये क्या कहते हैं? सजीव प्रयास, व्यक्ति के द्वारा किसी प्रकार से किया गया कोई जो प्रयास होता है इसे अभिप्रेरणा कहा जाता है। कौन सा आता है? सजीव प्रयास है। एवरिल के अनुसार अभिप्रेरणा की परिभाषा किस रूप में दी गई है? सजीव प्रयास के रूप में दी गई है। तो ये कुछ मनोवैज्ञानिक थे जिनकी परिभाषा थी। इसके अलावा कई अन्य मनोवैज्ञानिक है,
वो जब क्वेश्चन करेंगे तो वहां देखेंगे। तो ये मुख्य मुख्य मनोवैज्ञानिक है जहाँ की परिभाषाएं पूछी जाती है। इसके बाद हम देखते हैं अभिप्रेरणा की विशेषताएं। अभिप्रेरणा की क्या होती हैं, क्या कुछ विशेषताएं हैं, तो हमने पहले भी पढ़ा था, एक बार फिर देख लेते हैं। जिस प्रकार अधिगम की विशेषताएं होती है उसी प्रकार वही क्या है, अभिप्रेरणा की विशेषताएं हैं। तो पहला अगर बात करते हैं, अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। अगर कोई व्यक्ति सीखना चाहे तो उसे अभिप्रेरित होना पड़ेगा। तो अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। दूसरा अगर हम बात करते हैं, अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्तम सोपान है। सबसे अच्छा सोपान, हमने सोपान पढ़े थे अधिगम के, अभिप्रेरणा है, विभिन्न अनुक्रियाएं, बाधाएं, पुनर्बलन है, आंकड़ों का संकलन है और लक्ष्य की प्राप्ति। यानी हमने अनुभवों का संकलन किया था और लास्ट में हमें क्या है, जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति हुई थी। तो अधिगम अभिप्रेरणा जो होती है अधिगम का सर्वोत्तम सोपान है। और दूसरा अभिप्रेरणा जो होता है अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। तीसरा अगर हम बात करते हैं, अभिप्रेरणा अधिगम का श्रवण पथ है। अभिप्रेरणा मोटिवेशन इज द गोल्डन पाथ ऑफ आवर लर्निंग। ठीक है, जो हमको सीख रहे हैं उसका श्रवण पथ कौन सा होता है, अभिप्रेरणा है। तीसरा अगर हम बात करते हैं कि अभिप्रेरणा अधिगम का हृदय है। अभिप्रेरणा क्या करती है, अधिगम का हृदय है। मोटिवेशन इज द हार्ट ऑफ आवर लर्निंग है। तो जो कुछ भी हम सीख रहे हैं उसका कौन सा हृदय कौन सी होती है, अभिप्रेरणा है। यानी कोई व्यक्ति है वो मोटिवेट नहीं हो पाएगा किसी कार्य करने के लिए, अग्रसर ही नहीं हो पाएगा तो वो क्या कार्य को कंप्लीट थोड़ी करेगा। तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, अधिगम का हृदय किसे कहा जाता है, अभिप्रेरणा को। मोटिवेशन इज द हार्ट ऑफ लर्निंग, मोटिवेशन इज द गोल्डन पाथ ऑफ लर्निंग है। एंड मोटिवेशन का सबसे अच्छा सर्वोत्तम सोपान है और सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। अभिप्रेरणा अधिगम का मुख्य चालक है। यानी कोई व्यक्ति है उसको सीखना है, कोई भी चीज को क्या अधिगम करना है, लर्निंग करना है, यदि उसे सीखना है तो सीखने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, चालक है, यानी अभिप्रेरित होना पड़ेगा। तो अभिप्रेरणा अधिगम का सबसे अच्छा चालक है, सबसे उपयुक्त कौन सा है, चालक है। और अभिप्रेरणा की बात करते हैं तो अधिगम के लिए अनिवार्य होता है। कोई व्यक्ति है अगर वह अभिप्रेरित ही नहीं हुआ वह सीख नहीं पाएगा। तो ये क्या है, अभिप्रेरणा अधिगम के लिए अनिवार्य होता है। अगर हम बात करते हैं अधिगम सबसे अच्छा कब होगा, जब क्या होगी, अभिप्रेरणा होगी। प्रश्न पूछा जाता है अधिगम सर्वोत्तम होगा जब क्या होगा, चालक होगा, आवश्यकता होगी या अभिप्रेरणा होगी। तो अधिगम सर्वोत्तम होगा जब क्या है, अभिप्रेरणा होगी। यानी हम अंदर से या किसी प्रकार से मोटिवेट है, यानी हमने पहले ही ठान लिया कि हम इस क्रिया को कर जाएंगे। तो अगर हम मोटिवेट हैं तो हम उस क्रिया को वास्तविक रूप से कर जाते हैं, चाहे कितना ही कठिनाई कार्य हो उसको अगर हमने ठान लिया तो हम उसको कर जाते हैं। तो अभिप्रेरणा सबसे क्या है, अधिगम के लिए अगर बात करते हैं, अभिप्रेरणा सर्वोत्तम होगा जब, अधिगम सर्वोत्तम होगा जब क्या होगी, अभिप्रेरणा होगी। यानी अधिगम सीखना सबसे अच्छा होगा, सबसे उच्च स्तर पर होगा जब अगर हम मोटिवेट होंगे। तो ये क्या थी, अधिगम की विशेषताएं हैं। अब हम बात करते हैं अभिप्रेरणा के स्रोत। तो अभिप्रेरणा के कुछ स्रोत बताए गए हैं। एक तो आती आवश्यकता है, एक तो कौन सी होती है, अब हम अभिप्रेरित क्यों होंगे, इसके स्रोत कौन कौन से है। पहला तो आता है आवश्यकता है, दूसरा आता है चालक है। पहला कौन सी आती है, आवश्यकता आती है, दूसरा क्या है, चालक है, और तीसरा अगर हम बात करते हैं उद्दीपक या प्रोत्साहन है। तीसरा कौन सा आता है, उद्दीपक या प्रोत्साहन है। तो इसके बारे में देखेंगे। तो ये हमारी क्या है, अभिप्रेरणा की अगर हम बात करते हैं कि अभिप्रेरणा जो है क्रिया करते हैं उसके स्रोत क्या क्या है, किस प्रकार से हम अभिप्रेरित होते हैं। एक तो हमारी की आवश्यकता, दूसरा प्रेरक होता है, और तीसरा अगर हम बात करते हैं लास्ट जो क्या होता है, उद्दीपक होता है। तो चलिए एक एक के बारे में देखते हैं। सर्वप्रथम बात करते हैं आवश्यकता है। आवश्यकता को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, नीड कहा जाता है। सारे जो व्यक्ति होते हैं प्रत्येक व्यक्ति की अपनी कुछ न कुछ आवश्यकताएं होती है। आपकी कुछ आवश्यकता होगी, मेरी भी है, तीसरे व्यक्ति की क्या है, कुछ न कुछ आवश्यकताएं होती है। तो प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी चीज की क्या है, आवश्यकताएं होती है। कोई भी चीज है उसकी आवश्यकता होती है जो उसे कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। तो पहला कौन सा आता है, हम अभिप्रेरित क्यों होंगे, क्यों, हमारी कुछ न कुछ आवश्यकता होगी। तो उन आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए हमें क्रिया करनी पड़ेगी, हमें क्या पुनर्वृत्त होना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। तो पहला है आवश्यकता है, जैसे आवश्यकता दो प्रकार की होती है। एक तो आवश्यक आवश्यकता है, एक दूसरी कौन सी आती है, अनावश्यक है। जैसे भूख है, प्यास है, नींद है, ये हमारी क्या आवश्यक आवश्यकताएं होती है। हमें जरूरी है, भूख लगेगी तो भोजन करना पड़ेगा, नींद आएगी तो सोना पड़ेगा, प्यास लगी है तो पानी पीना पड़ेगा। ये हमारी क्या नितांत आवश्यक कौन सी होती हैं, आवश्यकताएं हैं। एक है अनावश्यक आवश्यकताएं होती है, दो प्रकार की है, आवश्यक और अनावश्यक है। जैसे प्रेम है, स्नेह है, मोह है। जैसे प्रेम प्रसंग है,
तो ये क्या जरूरी नहीं है, भूख लगी तो खाना ही पड़ेगा। अगर भूख लगी है और आप प्रेम करते रहोगे तो प्रेम से भूख नहीं मिटेगी, आपकी क्या खाने से मिटेगी। तो प्रेम, स्नेह, मोह की भावना, ये सारी क्या होती है, घृणा है, द्वेष है, किस प्रकार की अनावश्यक आवश्यकताएं होती है। पहला हमने पढ़ा आवश्यकता है, कोई व्यक्ति है किसी भी कार्य को करेगा क्योंकि उसकी कुछ ना कुछ आवश्यकताएं होगी और उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह क्या करता है, क्रिया करता है। तो आवश्यकताएं कितने प्रकार की होती है, दो है, एक तो आवश्यक आवश्यकता है और दूसरा कौन सा आता है, अनावश्यक आवश्यकता है। जैसे भूख है, प्यास है, नींद है, ये हमारी आवश्यक बहुत जरूरी है। अनावश्यक है प्रेम है, मोह है, स्नेह है, घृणा है, ये क्या आती है, द्वेष भावना है, ये अनावश्यक आवश्यकता की श्रेणी में आते हैं। दूसरा हमने पढ़ा था चालक है, दूसरा कौन सा है, चालक है, जिसे अंतर्नोद या प्रणोदन भी कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, अंतर्नोद या प्रणोदन के नाम से भी जानते हैं। प्रत्येक आवश्यकता होती है, प्रत्येक आवश्यकता से जुड़ा हुआ, कोई हमारी आवश्यकता है, भूख है, प्यास है, किसी भी प्रकार की होती है, तो प्रत्येक आवश्यकता से जुड़ा हुआ एक चालक होता है। जैसे चालक कहा किसे जाता है, जैसे कि हमें भूख लगी, जैसे कि हमें भूख लगी है तो भूख से संबंधित एक चालक होगा जो कौन सा है, भोजन है। हमें प्यास लगी है, प्यास से संबंधित एक चालक होता है जो कौन सा है, पानी है। तो प्रत्येक आवश्यकता से संबंधित एक चालक होता है। प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ति के लिए, प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ति के लिए जुड़ा हुआ एक चालक होता है। जैसे भोजन की आवश्यकता से जुड़ा हुआ चालक कौन सा आता है, भूख है। और प्यास से जुड़ी हुई आवश्यकता संबंधी की बात करते हैं कि हमें प्यास लगी है तो प्यास से जुड़ी हुई व्यक्ति की क्रिया करने की क्या करता है, प्यास है, व्यक्ति है तो पानी पिएगा। तो ये कौन सी होती है, चालक है। यानी व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिस प्रेरक का प्रयोग करता है उसे क्या कहते हैं, चालक कहा जाता है। भूख लगी है, भोजन करेगा, प्यास लगी है, पानी पिएगा। तो पहला हमने क्या पढ़ा था, आवश्यकता पढ़ी थी। दूसरा कौन सा था, चालक है, अंतर्नोद है, चालक है, अंतर्नोद के नाम से भी इसे जाना जाता है या प्रणोदन भी कहते हैं। तीसरा कौन सा आता है, उद्दीपक या प्रोत्साहन है। तीसरा कौन सा आता है, उद्दीपक या प्रोत्साहन है। सबसे पहले हमने प्रेरणा की परिभाषा ली। ने क्या कहा था, क्यों का उत्तर देते हैं स्किनर कहते हैं कि सबसे अच्छा आजमारक है। और तीसरा अगर क्या है, गुड कहते हैं जारी रखने, सजीव प्रयास करने की बात अगर बात करते हैं तो संजीव प्रयास की बात एरिविल के द्वारा क्या कहता, ठीक है, इनके द्वारा परिभाषाएं दी गई थी। इसके बाद हमने विशेषताएं देखी थी किस किस प्रकार की है। अब हम इसके बाद देखते हैं आवश्यकताएं हैं, चालक है और तीसरा कौन सा, उद्दीपक है। यानी अभिप्रेरणा के स्रोतों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। उद्दीपक है या पुनर्बलन होता है, क्या कहा जाता है, उद्दीपक या पुनर्बलन के नाम से जाना जाता है। उद्दीपक की अगर हम बात करते हैं, कोई जो व्यक्ति होता है, उद्दीपक सामने होने पर व्यक्ति क्रिया करने के लिए प्रेरित होता है। ठीक है, जैसे हमारे सामने जैसे चूहा था, चूहा के सामने कोई भोजन पड़ा था, बिल्ली के सामने भोजन पड़ा था, तो अगर हमारे सामने कोई उद्दीपक है तो उद्दीपक को देखकर हम क्या है, अनुक्रियाएं करते हैं और हमारे चालक को क्या है, शांत करते हैं। उद्दीपक के मिलने पर चालक क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। इसे क्या कह सकते हैं, उद्दीपक या पुनर्बलन कहते हैं। वही है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत पढ़ा, सेम इसमें लागू होता है। तो ये हमारी कौन सी आवश्यकताएं होती है, यानी व्यक्ति अभिप्रेरित क्यों होगा, तो तीन फैक्टर को लेकर के व्यक्ति अभिप्रेरित होता है। पहली आवश्यकता है, दूसरा अगर हम बात करते हैं, चालक है और तीसरा कौन सा था, उद्दीपक है। ठीक है, तो इनको लेकर के व्यक्ति पुनर्बलन होगा, मोटिवेट होगा और क्या कार्य करना स्टार्ट करेगा। अब हम बात करते हैं अभिप्रेरक किसे कहा जाता है, कौन सा आता है, अभिप्रेरक किसे कहा जाता है। तो जब आवश्यकता, चालक हो और उद्दीपक हो, तीनों का संयुक्त रूप देखने को मिलता है तो इसे हम क्या कहते हैं, अभिप्रेरक कहा जाता है। यानी अभिप्रेरक, ऐसे क्वेश्चन आएगा कि प्रेरक में कौन कौन से शामिल होते हैं, आवश्यकता भी होती है, चालक भी होता है और तीसरा अगर हम बात करते हैं उद्दीपक इसमें देखने को मिलता है। तो अभिप्रेरक में क्या है, तीनों फैक्टर शामिल होते हैं। अब क्या है, विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा क्या है, अभिप्रेरकों के वर्गीकरण किए गए थे। यानी जो अभिप्रेरक है, जन्मजात है, अर्जित है, तरल है, ठोस है, किस प्रकार के हैं। तो विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा क्या है, अभिप्रेरकों का वर्गीकरण है वो किया गया है। पहला अगर हम बात करते हैं मेस्लो के अनुसार है, पहले अपने मनोवैज्ञानिक आते हैं अभिप्रेरकों के वर्गीकरण में, पहले आते हैं मेस्लो है। तो मेस्लो अभिप्रेरकों कितने प्रकार, दो भागों में बांटते हैं, एक क्या है जन्मजात है, दूसरा कौन सा आता है, अर्जित है। यानी मेस्लो कहते हैं अभिप्रेरक जो व्यक्ति को मिलते हैं ये क्या होते हैं, एक तो जन्मजात होते हैं और दूसरे किस प्रकार के होते हैं, अर्जित किए जाते हैं। यानी कुछ अभिप्रेरक हम क्या जन्म के साथ लेकर आते हैं और कुछ अभिप्रेरक के हैं हम यहाँ पर आकर के हैं अर्जित करते हैं। दूसरा अगर हम बात करते हैं थॉमसन के अनुसार है, थॉमसन ने अभिप्रेरकों को दो प्रकार में बांटा है, एक तो क्या स्वाभाविक अभिप्रेरक है, दूसरे कौन से आते हैं, कृत्रिम अभिप्रेरक है। कौन से आते हैं, स्वाभाविक है और दूसरे कौन से आते हैं, कृत्रिम अभिप्रेरक है। थॉमसन के अनुसार है, मेस्लो जन्मजात अर्जित है, थॉमसन क्या कहते हैं, स्वाभाविक है और कौन से आते हैं, कृत्रिम
प्रेरक है। तो अभी प्रेरक पढ़ेंगे हम, सारे प्रेरक है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो थॉमसन क्या कहते हैं, स्वाभाविक और क्या कृत्रिम अभिप्रेरक है। इसके बाद आते हैं गेरट। तो गेरट ने अभिप्रेरकों को 3 भागों में बांटा है। गेरट के द्वारा अभिप्रेरक कितने भागों में बांटे गए हैं, 3 भाग है। कौन कौन से हैं, एक तो अगर हम बात करते हैं, पहला तो आता है जैविक या दैहिक है, दूसरा मनोवैज्ञानिक है और तीसरा कौन सा है, सामाजिक है। तो गेरट के अनुसार अभिप्रेरकों को 3 भागों में बांटा गया, जैविक या दैहिक है, दूसरा अगर हम बात करते हैं सामाजिक है, दूसरा कौन सा आता है, सामाजिक है, और तीसरा अभिप्रेरक की अगर हम बात करते हैं किस प्रकार के हैं, मनोवैज्ञानिक है। तो ये हमारे कुछ मनोवैज्ञानिक है जिनके द्वारा क्या अभिप्रेरक बांटे गए थे। मेस्लो क्या कहते हैं, अभिप्रेरक जन्मजात व अर्जित होते हैं, एक तो जन्मजात होते हैं, दूसरे अर्जित होते हैं। थॉमसन क्या कहते हैं, ये तो कृत्रिम होते हैं। थॉमसन के अनुसार बताया गया कि अभिप्रेरक एक तो कृत्रिम होते हैं, दूसरे स्वाभाविक होते हैं, और तीसरा आता है गेरट है। इनके अनुसार क्या है, अभिप्रेरक बताया कि जैविक, दैहिक है, सामाजिक है। एक क्या होते हैं, जैविक या दैहिक होते हैं, दूसरे सामाजिक होते हैं, और तीसरे की हम बात करते हैं तो ये किस प्रकार के हैं, मनोवैज्ञानिक है। कौन से आते हैं, मनोवैज्ञानिक है। अभिप्रेरक पढ़ेंगे, संवेग और अभिप्रेरक उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, मोटिवेशन है, आवश्यकता है, चालक है, अंतर्नोद है, इनके बारे में देखेंगे, फिर दोबारा देखेंगे तो इनके बारे में। ठीक है, तो ये हमारे कौन से आते हैं। अगर हम बात करते हैं कितने मनोवैज्ञानिकों के द्वारा, थॉमसन के द्वारा दिया गया था, गेरट के अनुसार है, और क्या है, मेस्लो के अनुसार इनका वर्गीकरण किया गया था। अब हम जो अभिप्रेरणा के मुख्य मुख्य सिद्धांत है उनके बारे में चर्चा करते हैं कि प्रेरणा के कौन कौन से क्या मुख्य सिद्धांत है, तो उनके बारे में देखते हैं। पहला आता है मूल प्रवर्त्यात्मक सिद्धांत है। मूल प्रवर्त्यात्मक सिद्धांत है जिसके प्रवर्तक कौन से आते हैं, विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल के द्वारा मूल प्रवर्त्यात्मक का सिद्धांत दिया गया था। प्रवर्तक कौन से थे, विलियम मैकडूगल है। सर्वप्रथम जो ये क्या कहते हैं, विलियम मैकडूगल क्या बताते हैं कि व्यक्ति का जो व्यवहार है उनके रूप क्या है, इनके द्वारा जो क्या है सिद्धांत दिया गया था, उनमें क्या है संबंधित कुछ संवेग और मूल प्रवृत्ति बताए गए थे। तो मूल परिवर्तनात्मक सिद्धांत के जनक कौन से आते हैं, विलियम मैकडूगल है। कौन से हैं, विलियम मैकडूगल के द्वारा मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत है वो दिया गया था। ये कहते हैं मनुष्य व जीव जंतुओं के व्यवहार की व्याख्या करने के लिए विलियम मैकडूगल के द्वारा सर्वप्रथम सबसे पहले मनुष्य और क्या जीव जंतु हैं उनके व्यवहार का आकलन करने के लिए एक सिद्धांत दिया गया था जिसका नाम कौन सा आता है, मूल परिवर्तन का सिद्धांत है, जिसके जनक मैकडूगल है। विलियम मैकडूगल को मूल प्रवृत्ति का जनक भी कहा जाता है। प्रश्न पूछ दिया जाता है कि मूल परिवर्तनात्मक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, मैकडूगल है, इसलिए मैकडूगल को मूल प्रवृत्ति का जनक कहा जाता है, जनरेटर ऑफ मूल प्रवृत्ति है कहा जाता है। इन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई। प्रश्न आता है कि विलियम मैकडूगल के द्वारा कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई गई है, तो विलियम मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्ति बताई है, और उन 14 मूल प्रवृत्तियों से संबंधित क्या है, संवेग है वो भी बताई है। प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ एक संवेग होता है। कोई भी कार्य करेंगे, कोई भी मूल प्रवृत्ति होगी, उससे जुड़ा हुआ क्या होगा, एक संवेग होगा। तो 14 मूल प्रवृत्तियां बताई है और 14 ही संवेग बताई है। संवेग उत्पन्न होने पर जो क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, मूल प्रवृत्ति कहते हैं। संवेग है, भूख है, प्यास है, घृणा है, द्वेष है, पलायन की भावना है, ये किस प्रकार होते हैं, ये हमारी मूल प्रवृत्तियां हैं। और जब यह उत्पन्न होती है तो व्यक्ति क्या करता है, कोई ना कोई क्रिया करता है, इसे संवेग कहा जाता है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति, अभी प्रेरणा शब्द कहाँ से लिया गया है। उसके बाद हमने देखा था कि प्रेरणा के मुख्य मुख्य मनोवैज्ञानिक के द्वारा क्या क्या परिभाषा दी थी। क्रेचफील्ड के द्वारा है, स्किनर के अनुसार है, वुड के अनुसार है, और एलिक के अनुसार की परिभाषाएं हैं। इसके बाद हमने देखा था अभिप्रेरणा की विशेषताएं क्या क्या है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं अभिप्रेरणा की जरूरत क्यों पड़ी है हमें, तो पहले क्या है, प्रेरणा की बात करते हैं उसके कौन कौन से प्रयोग है। पहले आवश्यकता, फिर चालक होता है, फिर उद्दीपक होता है। चालक को अंतर्नोद प्रबंधन कहा जाता है, और तीसरा कौन सा आता है, हमारा उद्दीपक है। उद्दीपक को देखकर जिस प्रकार प्रक्रिया होती है उसी प्रकार ये रूटीन चलता रहता है। उसके बाद हमने देखा था कि जो विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा है, विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा क्या है, कौन कौन से अभिप्रेरक बताए गए। अभिप्रेरक कितने प्रकार के बताए थे, मेस्लो ने 2 बताए थे, जन्मजात, अर्जित। और दूसरे अगर बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं दूसरे मनोवैज्ञानिक है, यानी पहले कौन से आते हैं, जन्मजात व अर्जित कौन से आते हैं, मेस्लो है, और दूसरे क्या थॉमसन है, ये क्या कहते हैं, स्वाभाविक व कृत्रिम है। स्वाभाविक क्या क्या कराते हैं, कृत्रिम अभिप्रेरक है। और तीसरे आते हैं गेरट। गेरट क्या कहते हैं कि एक तो क्या सामाजिक में रहते, समाज में हो, जैविक होगा, दैहिक होगा, और तीसरा कौन सा आता है, मनोवैज्ञानिक है। इसके बाद अभिप्रेरणा के सिद्धांत दिए गए थे। सबसे पहला सिद्धांत मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत है,
जिसके प्रवर्तक विलियम मैकडूगल है। विलियम मैकडूगल ने मनुष्य व जीव जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन कर विभिन्न प्रकार की 14 मूल प्रवृत्तियां बताई और इन 14 मूल प्रवृत्तियों से संबंधित क्या सबसे संबंधित एक संवेग होता है। इन सभी से क्या है व्याख्या की है, सभी के बारे में क्या है व्याख्या की है। तो अब हम देखते हैं कौन सी मूल प्रवृत्ति होती है और कौन सा संवेग होता है। तो पहला क्या है, पहला संवेग आता है कि कोई व्यक्ति क्या है उसे भय लगेगा। कौन सा है, कोई जो व्यक्ति है उसे क्या लगता है, भय लगता है। तो पहला आता है संवेग है और दूसरा कौन सा आता है, मूल प्रवृत्ति। इधर तो हम लिखेंगे संवेग है और इधर कौन सी आती है, मूल प्रवृत्ति है। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, मूल प्रवृत्ति है, ठीक है। ये संवेग के लिए कौन से आते हैं, मूल प्रवृत्ति है। तो पहला क्या है, कोई व्यक्ति है उसमें एक संवेग होता है। संवेग के बारे में पहले भी पढ़ा था हमने कि व्यक्ति जन्म के साथ 2 संवेग लाता है, कई 3 लेकर आते हैं। जन्मजात संवेग है, घृणा है, द्वेष है, ये बाद में उत्पन्न होते हैं। तो संवेग की अगर हम बात करते हैं तो पहला अगर हम बात करते हैं इस मनोवैज्ञानिक के द्वारा सबसे पहला संवेग बताया था भय। पहला संवेग कौन सा आता है, भय। यानी हमें किसी चीज को लेकर अगर उसे डर लगता है, भय लगता है, तो हम क्या करेंगे, उससे संबंधित एक क्रिया करेंगे। कोई व्यक्ति है उसे किसी चीज से लेकर के है भय उत्पन्न हो रहा है, जैसे मैं कहीं घूमने गया या कहीं इधर उधर गया हूं, लेकिन मुझे क्या डर लग रहा है, क्या है मुझे क्या डर लग रहा है, तो मैं उससे संबंधित कौन सी मूल प्रवृत्ति करूंगा, वहां से भाग जाऊंगा। कौन सा आता है, पलायन। कोई व्यक्ति है उससे संबंधित संवेग कौन सा है, भय। उसे जैसे ही भय लगेगा तो वो क्या उस परिस्थिति से भाग जाता है, निकल जाता है। तो पहला संवेग कौन सा होता है, भय है। दूसरा मूल प्रवृत्ति कौन सी आती है, पलायन है। दूसरा आता है क्रोध। अगर मुझे क्रोध आएगा तो मैं क्या करूंगा, आक्रमण करूंगा। किसी सामने वाले व्यक्ति के साथ में खड़ा बातचीत करें, हमारे दोनों में क्या आपस में क्या क्रोध भावना उत्पन्न होगी, यानी लड़ाई झगड़े की बातें कर रहे हैं, तो मेरा क्या आक्रमण, उसके ऊपर क्या आक्रमण करूंगा। दूसरा तीसरा आता है भूख है। कोई व्यक्ति है उसको भूख लगी है तो वो क्या है किस प्रकार करेगा, भोजनावेशन है, भोजनावेशन। तो पहला समय कौन सा आता है, और ये मूल प्रवृत्ति है, यानी विलियम मूल प्रवृत्ति है, यानी विलियम मैकडूगल ने 14 संवेग बताए और उन 14 संवेगों से संबंधित क्या है एक एक मूल प्रवृत्ति बताई। कोई व्यक्ति है यदि उसे भय लगता है तो वो क्या है वहां से भाग जाएगा। जैसे अब हम अपने कहेंगे सामने शेर आ गया तो शेर को देखकर हम क्या वहां खड़े थोड़ी रहेंगे, भाग जाएंगे। तो भय से संबंधित मूल प्रवृत्ति कौन सी आती है, पलायन कर जाना, यानी भाग जाना। दूसरा आता है क्रोध है, तो हमें किसी बात को लेकर संबंधित व्यक्ति में अगर झगड़ा हो जाता है तो हमें क्या क्रोध आता है, तो क्रोध को लेकर हम उसके ऊपर क्या करेंगे, आक्रमण करेंगे। तीसरा आता है अगर भूख लगी है, अगर क्या हमें भूख लगी है तो भोजन कर क्या उसको शांत करेंगे, तो भोजनावेशन है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भूख संवेग से संबंधित मूल प्रवृत्ति कौन सी है, तो कौन सा आता है, भोजनावेशन है। इसके बाद आता है घृणा है। चौथा कौन सा आता है, घृणा है। किसी व्यक्ति से हमें घृणा होगी तो उससे संबंधित मूल प्रवृत्ति कौन सी आती है, अप्रियता। अप्रियता है, यानी हम उसे अप्रिय लगे, मेरे को किसी से घृणा है तो वो मुझे अप्रिय लगेगा, या आपको मेरे से घृणा है तो मैं आपको कहे अप्रिय लगूंगा। तो घृणा से संबंधित मूल प्रवृत्ति कौन सी आती है, अप्रियता है। इसके बाद आता है वात्सल्य। पांचवा कौन सा आता है, वात्सल्य, यानी किसी महिला के पुत्र नहीं है तो वो क्या है, उसकी मूल प्रवृत्ति क्या होगी, वात्सल्य है। तो उसके संतान नहीं है तो दूसरे बच्चों को देखकर उसके मन में एक भाव जागृत होता है और उसकी संतुष्टि किस में होती है, अगर वो सोचती है कि मेरे क्या है पुत्र हो जाए। तो वात्सल्य की बात करते हैं तो कौन सा है, पुत्र कामना है। संवेग है, भय है, कोई व्यक्ति उसे भय लगेगा तो वहां से भाग जाएगा। क्रोध होगा तो आक्रमण करेगा। भूख लगेगी तो उसे भोजन कर करके शांत करेगा। घृणा होगी तो अप्रियता दिखाएगा। वात्सल्य है, यानी उसे संतान नहीं है तो वो क्या दूसरे बच्चों को देखकर संतुष्टि करेगी कि मेरे भी संतान हो जाए, तो पुत्र कामना है। कौन सी आती है, पुत्र कामना है। कष्ट होगा, किसी व्यक्ति को कष्ट होता है तो संवेदना जागृत करता है। जैसे मेरे को कष्ट है तो मैं क्या दूसरे संवेदना दिखाऊंगा, ठीक है चलो हुआ तो हुआ, मैं आपके साथ हूं। तो जैसे कष्ट होगा, कष्ट से संबंधित कौन सी मूल प्रवृत्ति आती है, संवेदना है। भय से पलायन है, क्रोध आक्रमण है, भूख लगेगा, भोजनावेशन है, घृणा होगी तो कौन सा, अप्रियता है।
और अगर बात करते हैं वात्सल्य, पुत्र कामना है, कष्ट होगा तो कौन सी आती है, संवेदना है। इसके बाद अगर बात करते हैं आश्चर्य है, आश्चर्य अगर व्यक्ति में आश्चर्य है तो उसका मूल प्रवृत्ति कौन सी आती है, जिज्ञासा है, जिज्ञासा है। कोई व्यक्ति है उसको क्या है, किसी चीज को लेकर क्या है, हम आश्रित होते हैं, क्यों, हमारे मन की जानने की एक इच्छा होती है, तो पूछा जाता है आश्चर्य संवेग से संबंधित कौन सी मूल प्रवृत्ति है, जिज्ञासा है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कामुकता है, इसके बाद 8वां की बात करते हैं संवेग कौन सा आता है, कामुकता है। कामुकता कौन सी, काम भावना है, ठीक है, हमें किसी चीज को लेकर के है, काम के है तो हम कामुकता है तो काम भावना कर करके उसको शांत करेंगे, ये कौन सा आता है, मूल प्रवृत्ति है। किससे संबंधित है, कामुकता से, काम है। आत्मीकरण का कौन सा आता है, विनित भाव है, आत्मीकरण का कौन सा आता है, विनित भाव। तो ये ऐसे सीधे क्वेश्चन आते हैं कि आत्मीकरण से संबंधित कौन सी मूल प्रवृत्ति देखने को मिलती है, तो आत्मीकरण में कौन सा आता है, विनित भाव आता है। इसके बाद कौन सा आता है, आत्माभिमान है, तो आत्माभिमान में कौन सा आता है, आत्मा दर्शन है, आत्माभिमान, आत्म दर्शन। अपने आप देखेंगे, अपनी अंतरात्मा में देखें तो आत्माभिमान से संबंधित कौन सा अगर मूल प्रवृत्ति है तो आत्म दर्शन है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं एकाकीपन है, समूह भावना है, कोई व्यक्ति है वो एकांत में रहना है, उसकी मूल प्रवृत्ति कौन सी होगी, समूह भावना है, एकाकीपन, समूह भावना है। एकाकीपन की साथ में कौन सी आती है, समूह भावना है, कोई व्यक्ति एकांत में रह रहा है तो वो क्या है, समूह भावना उसकी मूल प्रवृत्ति होगी। इसके बाद अगर बात करते हैं अधिकार भावना है, अधिकार भावना में कौन सा होता है, संग्रह करना है, भावना संग्रह, यानी कोई चीज पर हम अधिकार जता रहे हैं तो उसकी मूल प्रवृत्ति किस प्रकार की होगी, संग्रह करने की होगी, यानी इकट्ठा कर अपने पास रख लूं। इसके बाद आता है रचनानुभूति आती है, रचना प्रवृत्ति आती है, कौन सा है, 13 रचनानुभूति, रचना प्रवृत्ति। रचनानुभूति में कौन सा आता है, रचना प्रवृत्ति। प्रश्न आता है रचनानुभूति से संबंधित मूल प्रवृत्ति कौन सी आती है, तो रचनानुभूति से संबंधित कौन सी आती है, रचना प्रवृत्ति है। आमोद से संबंधित क्या होता है, हास्य है, कोई व्यक्ति है आमोद है तो वो क्या हंस कर उस चीज को निकाल देता है, आमोद, हास्य। तो ये क्या है, मैकडूगल के द्वारा अपने आप सर्वप्रथम क्या है मूल प्रवृत्तियां बताई थी, 14 मूल प्रवृत्तियां हैं, 14 मूल प्रवृत्तियों से संबंधित क्या है 14 ही संवेग बताए थे। इसके बारे में क्या फिर देखेंगे, आगे चर्चा करेंगे कि भय लगेगा तो पलायन किस प्रकार करेगा, भूख लगी है तो भोजनावेशन किस प्रकार करेगा, वात्सल्य है तो पुत्र कामना के बारे में किस प्रकार सोचेगा। तो ये क्या है, मूल प्रवृत्तियां हैं और मूल प्रवृत्तियों से संबंधित क्या है, मुख्य संवेग है। अब हम बात करते हैं अगले सिद्धांत की। इस सिद्धांत के बारे में क्या है, ये डिटेल से देखेंगे, बाद में आगे हो रहा है एक बार, तो वहां पर क्या है इनकी व्याख्या करेंगे, किस प्रकार मूल प्रवृत्ति होती है और किस प्रकार जो भावना है वो देखने को मिलती है, यानी संवेग जो होता है किस प्रकार जागृत होते हैं और किस प्रकार सुप्त हो जाते हैं। इसके बाद हम दूसरे देखते हैं मूल प्रवृत्ति की विशेषताएं हैं। मूल प्रवृत्तियां जो होती है यानी भय है, क्रोध है, स्नेह है, ये किस प्रकार जन्मजात होती है। तो मूल प्रवृत्तियों की विशेषताएं क्या है, मूल प्रवृत्तियां एक तो क्या होती है, जन्मजात होती है। दूसरी अगर बात करते हैं ये सार्वभौमिक होती है, सभी व्यक्तियों में मूल प्रवृत्तियां की बात करते हैं तो सार्वभौमिक होती है, यहीं भी होगी, थोड़े बाहर जाएंगे वहीं होगी, बाजार में जाएंगे वहीं भी मूल प्रवृत्तियां पाई जाती है। तो मूल प्रवृत्तियां सभी जगह होती है। सभी व्यक्तियों में मूल प्रवृत्तियों की मात्रा समान नहीं होती है, ठीक है, किसी में क्या है थोड़ी होगी, किसी में भय ज्यादा होगा, किसी में क्रोध ज्यादा होगा, किसी में हंसी भावना ज्यादा होगी। तो मूल प्रवृत्तियां सभी व्यक्तियों में समान नहीं होती है। मूल प्रवृत्तियां व्यवहार को संचालित करती है। मूल प्रवृत्तियां होती है वो किस प्रकार के व्यवहार को संचालित करती है। कई बार देखा होगा कोई व्यक्ति क्रोधी, कोई व्यक्ति गुस्सेल है, कोई व्यक्ति चिड़चिड़ा वाला है, कोई व्यक्ति के खुश मिजाज है, तो उनके व्यवहार को ये क्या संचालित करती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो मूल प्रवृत्तियां आदतों से भिन्न होती है। मूल प्रवृत्तियां भय है, क्रोध है, स्नेह है, ये हमारी आदत थोड़ी होती है, ये आदतों से क्या है अलग होती है। तो मूल प्रवृत्तियां आदतों से क्या होती है, भिन्न होती है। इसके बाद अगर बात करते हैं इनमें शोधन किया जा सकता है, तो मूल प्रवृत्तियां शोधनशील होती है और प्रगतिशील भी होती है। तो मूल प्रवृत्तियां किस प्रकार की है, शोधनशील भी होती है और दूसरा इसे क्या कहा जाता है, परिवर्तन भी इसमें देखने को मिलता है। प्रत्येक मूल प्रवृत्ति की 3 क्रियाएं होती है। कोई भी मूल प्रवृत्ति होगी, भय है, क्रोध है, स्नेह है, पुत्र कामना है, इनसे संबंधित क्या 3 क्रियाएं होती है, भावात्मक, क्रियात्मक है
और तीसरा अगर हम बात करते हैं भावात्मक है, क्रियात्मक है, और तीसरा कौन सा आता है, ज्ञानात्मक है। तो प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंधित कितनी क्रिया होती है, 3 है, भावात्मक, क्रियात्मक और कौन सी आती है, ज्ञानात्मक। तो ये क्या थी, मूल प्रवृत्तियों की विशेषताएं। कौन सी थी, मूल प्रवृत्तियों की विशेषताएं होती है। ठीक है, तो इसके बारे में 1-2 सिद्धांत इसमें रहेंगे, उसके बारे में चर्चा के अगले सेशन में करेंगे। आज कंप्लीट हो जाती, थोड़ा सा रह गया, लेंथी तो इसमें समझ में नहीं आएगा, तो अगले सेशन में इसके बारे में देखेंगे। ये कंप्लीट अभिप्रेरणा है जो अगले सेशन में कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। ओके दोस्तों, थैंक यू।